गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज चोटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। हम लोग पढ़ रहे थे श्वसन के अंतर्गत हमने श्वसन की क्रियाविधि पढ़ ली थी। और श्वसन की क्रियाविधि के अंतर्गत अपन ने ग्लाइकोलाइसिस, एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण, क्रेब्स चक्कर, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या ईटीएस ये पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने कीमोऑस्मोटिक थ्योरी पीटर मिचेल की वो भी पढ़ ली थी। उसके बाद में अपना टॉपिक आता है किण्वन। देखिए वैसे तो किण्वन हम पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को याद होगा कि हमने किया था क्या, श्वसन के प्रकार। श्वसन के दो प्रकार हमने किए थे, कौन कौन से, ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन। तो जो अनोक्सी श्वसन होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, किण्वन कह देते हैं। देखिए किण्वन किसे कहते हैं, अवायवीय श्वसन को ही किण्वन कह देते हैं, ठीक है। या हम यूं कहते हैं कि भोज्य पदार्थों का विघटन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उन भोज्य पदार्थों का अपूर्ण विघटन होता है, और इस अपूर्ण विघटन को हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, ठीक है। अब दो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं यहाँ पे एक एक नंबर के। पहला, लुई पास्चर जो थे उन्होंने अल्कोहलिक किण्वन यीस्ट की उपापचयी क्रियाओं में बताया। यानी यीस्ट जो क्या है, एक कोशिकीय कवक है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा यीस्ट क्या है, एक कोशिकीय कवक है, यूनिसेल्युलर फंगी। और इसके अंदर जब उपापचयी क्रियाएं होती है तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, इसलिए इसको कह दिया अल्कोहलिक किण्वन। तो इसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि किण्वन की अभिक्रिया में, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, किण्वन की अभिक्रिया में जो भी मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, जैसे मान लीजिए अल्कोहल बन रहा है तो वो किण्वन का प्रकार हो जाएगा अल्कोहलिक किण्वन। अगर लैक्टिक अम्ल बन रहा है तो वो किण्वन का प्रकार हो जाएगा लैक्टिक अम्ल किण्वन। यानी जो भी उत्पाद बनता है, और आप लोगों को पता है कि वायवीय श्वसन के अंतर्गत जो भी भोज्य पदार्थ होता है उसका पूर्णतः विघटन होता है, और पूर्णतः विघटन होने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के अणुओं का निर्माण होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन के अंतर्गत हमने बात की थी कि इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्णतः विघटन नहीं हो पाता है, और पूर्णतः विघटन नहीं हो पाता है इसका मतलब कोई मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, ठीक है। दूसरी बात महत्वपूर्ण, ये आप ये भी समझ सकते हो कि हम ये श्वसन में और किण्वन में अंतर कर लेते हैं, ठीक है। हमने अवायवीय श्वसन में जो अभिक्रिया लिखी थी हमने उसके अंत में लिखा था C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP। यानी किण्वन की अभिक्रिया में बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है, श्वसन की अभिक्रिया में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला अंतर, श्वसनीय आधार पदार्थ या भोज्य पदार्थों का पूर्णतः विघटन होता है श्वसन में, किण्वन में अपूर्ण विघटन। दूसरी बात, पूर्णतः विघटन होगा तो क्या होगा, अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, किण्वन के अंदर कम ऊर्जा प्राप्त होगी। तीसरी बात हमने क्या कहा कि श्वसन की अभिक्रिया से क्या बनता है, CO2 एवं जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। तो किण्वन की जो अभिक्रिया है उसमें जल का निर्माण नहीं होता, केवल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण होता है। तो मध्यवर्ती उत्पाद के निर्माण के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ये उस प्रकार का किण्वन है। यानी अल्कोहल बन रहा है तो क्या है, अल्कोहलिक किण्वन है, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक नंबर का और प्रश्न, बुकनर ने यीस्ट कोशिकाओं से जाइमेज नामक एंजाइम पृथक किया था। तो जाइमेज एंजाइम किसने पृथक किया, बुकनर ने। किससे किया, यीस्ट कोशिकाओं से किया, ठीक है। अब आते हैं अपन किण्वन के प्रकार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया किण्वन के प्रकार के अंतर्गत क्या है कि जो भी उत्पाद बन रहा है उसके नाम के आधार पे वो किण्वन का प्रकार हो जाएगा। सबसे पहला जैसे अल्कोहलिक किण्वन, अल्कोहलिक किण्वन का मतलब क्या, अल्कोहल बनेगा। अब आप लोगों को पता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन हमने पढ़ा था, तो उसमें जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, वायवीय श्वसन की क्रियाविधि हमने पढ़ी थी, तो वो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया तो क्या है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों में समान प्रकार की होती है। कैसे, तो हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होती है। तो कोशिका द्रव्य में दोनों अभिक्रियाएं जो है वो समान प्रकार की होती है। तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, ग्लूकोज के 1 मोल से पायरुविक अम्ल के 2 मोल का निर्माण होता है। तो देखिए पायरुविक अम्ल बन गया। दूसरी बात, यह अभिक्रिया या अल्कोहलिक किण्वन जो है वो कौन सी कोशिकाओं में होता है या कहाँ होता है, तो यीस्ट
एक कोशिकीय कवक है और कवक और कुछ उच्च वर्गीय पादपों में भी यह क्रिया होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया से क्या बना, पायरुविक अम्ल बना। अब पायरुविक अम्ल से यहां देखिए क्या लिखा है, प्लस CO2 एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का निर्माण होगा और CO2 इसमें से निष्कासित होगी। तो आप लोगों को पता है कि जब CO2 निष्कासित होती है तो एंजाइम कौन सा काम में आ जाएगा, डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहां प्रयुक्त होगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड हट रही है तो एंजाइम क्या हो गया, डी कार्बोक्सिलेज। कार्बन डाइऑक्साइड अगर जुड़ रही है तो एंजाइम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेज। अब ये एसिटल्डिहाइड NADH2 का उपयोग करेगा और यहां देखिए ये NADH2 किस में कन्वर्ट हो रही है, NAD में। तो आप लोगों को पता है, मैंने बताया हुआ है, NADH2 में कन्वर्ट हो या NADH2 NAD में कन्वर्ट हो, FADH2 FAD में कन्वर्ट हो या FADH2 में कन्वर्ट हो। ठीक है, एंजाइम अपने कौन सा आ जाएगा, तो यहां अपना एंजाइम आ जाएगा डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। आप इतना याद रख लीजिए। और दूसरी बात अपन ने पहले भी की थी, दोबारा आपको बता देता हूं याद रखने के लिए, कि एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो ये डिहाइड्रोजिनेज स्पेसिफिक कौन सा है, तो ये एसिटल्डिहाइड के ऊपर काम कर रहा है। तो इसका पूरा नाम हम लिख देंगे एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, एसिटल्डिहाइड NADH2 का डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में उपयोग करते हुए क्या करता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। तो अपना किण्वन कौन सा हो गया, अल्कोहलीय किण्वन। दो प्रश्न बनते हैं अल्कोहलीय किण्वन में, किस में होता है, यीस्ट में होता है, कवक में होता है, उच्च वर्गीय पादपों में होता है। किसका निर्माण होता है, तो पायरुविक अम्ल। तो सब में यही रहेगा पायरुविक अम्ल, क्योंकि अवायवीय श्वसन में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। कोशिका द्रव्य में पायरुविक अम्ल से पहले एसिटल्डिहाइड का निर्माण, CO2 का निष्कासन, और फिर एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। दूसरा प्रकार देखिए, लैक्टिक अम्ल किण्वन, यानी यहां जो एथिल अल्कोहल बन रहा था अब क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा। ठीक है, पायरुविक अम्ल वही ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया से पायरुविक अम्ल बन गया। अब पायरुविक अम्ल क्या कर रहा है, NADH2 का उपयोग करके, NADH2 किस में कन्वर्ट हो रही है, NAD में। एंजाइम कौन सा आ जाएगा, वही अपना डिहाइड्रोजिनेज। अब आप लोग कहोगे डिहाइड्रोजिनेज, देखिए दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे एंजाइम क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो यहां पे भी हमने लिखा डिहाइड्रोजिनेज, यहां पे भी लिखा डिहाइड्रोजिनेज, कोई बात नहीं। इसका मैंने आपको पूरा नाम बताया था। ये डिहाइड्रोजिनेज किसके ऊपर काम कर रहा है, एसिटल्डिहाइड के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। पायरुविक अम्ल के ऊपर काम कर रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। हो गए स्पेसिफिक। और यहां पर भी क्या हो रहा है, पायरुविक अम्ल से NADH2 का उपयोग करते हुए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण हो रहा है, लैक्टिक अम्ल का, प्लस NAD। तो क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल किण्वन, और प्लस अपन यहां पर लिख सकते हैं क्या, CO2 भी निष्कासित होगी। तो लैक्टिक अम्ल बन रहा है तो क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल किण्वन। लैक्टिक अम्ल किण्वन जो है लैक्टोबैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणुओं में होती है। तीसरा अपना प्रकार है एसिटिक अम्ल किण्वन। क्या है, एसिटिक अम्ल किण्वन, मतलब इसके अंतर्गत क्या बनेगा, अंतिम उत्पाद एसिटिक अम्ल बनेगा। यह क्रिया किसमें होती है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु में। क्या होता है, पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया में बना, पहले कन्वर्ट होगा किसमें, एसिटल्डिहाइड में, और एसिटल्डिहाइड जो है वो बाद में किसका निर्माण कर लेगा, एसिटिक अम्ल का। ये क्या हो गया, एसिटिक अम्ल किण्वन। उसके बाद में आते हैं ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन का मतलब अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, ब्यूटायरिक अम्ल बनेगा। तो सबसे पहले पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल किसका निर्माण करता है, एसिटो एसिटिक अम्ल का, एसिटो एसिटिक अम्ल प्लस CO2, अर्थात पायरुविक अम्ल से CO2 निकल गई। और उसके बाद में एसिटो एसिटिक अम्ल जो है, अच्छा CO2 निकलती है, यहाँ पे भी देखिए CO2 निकल रही है, यहाँ पे भी CO2 निकल रही है। तो हम एंजाइम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेज। एंजाइम क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेज। और यहां क्या हो रहा है,
हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, एंजाइम क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेज। पायरुविक अम्ल से एसिटोएसिटिक एसिड और एसिटोएसिटिक अम्ल से फिर क्या बन गया, ब्यूटायरिक अम्ल। तो ब्यूटायरिक अम्ल बनते ही हमने क्या कह दिया, ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। और यह क्रिया किसमें होती है, बेसिलस ब्यूटायरिकस और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकस नामक जीवाणुओं में यह क्रिया होती है। तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक किण्वन जो है वो यहाँ पूरा होता है। अपना नेक्स्ट अपना टॉपिक है शर्करा विघटन के कुछ अन्य पथ, यानी दो पथ अपन ने देखे शर्करा विघटन के। पहला पथ था वायवीय और दूसरा अवायवीय। एक पथ में क्या हो रहा है, पूर्णतः विघटन हो रहा है, दूसरे पथ में अपूर्ण विघटन हो रहा है। इसके अलावा भी जीवों के अंतर्गत, कुछ पादपों के अंतर्गत शर्करा जो है विभिन्न प्रकार के उत्पादों में विघटित होती है। हमारी पुस्तक में दो पथ दिए गए हैं। पहला है हेक्सोज मोनोफास्फेट परिपथ HMP, दूसरा एंटनर डिओडोरोप पथ। एंटनर डिओडोरोप पथ को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपन बात करते हैं हेक्सोज मोनोफास्फेट परिपथ। तो दो प्रश्न देखिए यहां बन रहे हैं। HMP का पूरा नाम लिखिए, एक बार बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। मैं आपको जैसे जैसे आया हुआ है वो बताता जाता हूं और जो आ सकता है वो भी बताता जाता हूं, ठीक है ना। तो इनके ऊपर आप ज्यादा एम्फेसिस करेंगे, क्योंकि एक नंबर वाले प्रश्न जिसके सही हो जाएंगे उसके पूरे में से पूरे आने की संभावना अधिक होती है या पूर्णतः होती है। 13 में से 13 आ गए तो बाकी नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो HMP का पूरा नाम हेक्सोज मोनोफास्फेट परिपथ। इसी का दूसरा नाम है PPP। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ट्रिपल P की फुल फॉर्म क्या है, पेंटोज फास्फेट पाथवे। वार्बर एवं डिकिंस ने इसकी खोज की थी, तो उनके नाम के आधार पर इसे वार्बर डिकिंस पथ भी कहते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत फास्फोग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है, तो इसे फास्फोग्लूकोनिक पाथवे भी कहते हैं। पेंटोज फास्फेट परिपथ अथवा चक्र भी कहते हैं, वार्बर डिकिंस पथवे भी इसको कहते हैं। तो होता क्या है देखिए, इस अभिक्रिया के अंतर्गत जो अपन ने बात की थी पहले वायवीय श्वसन के अंतर्गत कि 38 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है, ग्लूकोज के पूर्णतः विघटन से। यहां ग्लूकोज के विघटन के द्वारा क्या होता है, 36 एटीपी का निर्माण होता है। और 36 एटीपी का निर्माण कैसे होगा कि शर्करा के विघटन के फलस्वरूप 12 NADPH2 का निर्माण होगा। और एक NADH2 आप लोगों को पता है ETS में जब प्रवेश करती है तो 3 एटीपी प्रदान करती है। तो 12 से कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 3, 36 एटीपी अपने को प्राप्त होंगे, ठीक है। क्रिया निम्न 3 पदों में होती है, तीनों पद मैंने बोर्ड पे लिख दिए। पहला है ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण, और आप लोगों को पता है फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है विस्तार पूर्वक। दोबारा सुन लीजिए, एडीपी से एटीपी का निर्माण या एटीपी से एडीपी का निर्माण, ये इसकी चर्चा हम काफी बार कर चुके हैं। क्या कहलाता है, फास्फोरिलीकरण। अब देखिए, ग्लूकोज प्लस 6 एटीपी, ग्लूकोज प्लस 6 एटीपी क्या बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस एडीपी, यानी क्या हुआ, एटीपी से एडीपी का निर्माण हुआ। एंजाइम कौन सा काम में आ जाएगा, आप लोगों को बताया हुआ है हेक्सोकाइनेज, या आप शॉर्ट में काइनेज भी लिख सकते हैं। एटीपी से एडीपी का निर्माण या एडीपी से एटीपी का निर्माण आप एंजाइम काइनेज लिख सकते हैं। अब इसी एंजाइम को स्पेसिफिक बनाना हो तो क्या करेंगे, ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज, ठीक है, या हेक्सोकाइनेज, ठीक है। उसके बाद में ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट का ऑक्सीकरण। अब क्या होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट का ऑक्सीकरण होगा तो ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस NADP, और यहां देखिए क्या बन रहा है, NADPH2। तो मैंने आपको बताया हुआ है NADP से NADPH2, NAD से NADH2, FAD से FADH2। एंजाइम याद आ गया होगा आप लोगों को, डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है NADP से क्रिया करके 6 फास्फोग्लूकोनिक अम्ल, ये 6 फास्फोग्लूकोनिक अम्ल यहाँ मध्यवर्ती उत्पाद या एक प्रकार से स्थायी उत्पाद बनता है। इसलिए इस चक्कर को फास्फोग्लूकोनेट संट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रख लेना, फास्फोग्लूकोनेट संट या पाथवे भी कहते हैं। और साथ में क्या बन गया, NADPH2। उसके बाद में देखिए,
फास्फोग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण, ऑक्सीकारी का मतलब NADP से ये क्रिया करेगा और विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हटेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड हटने का मतलब एंजाइम कौन सा हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में 6-फास्फोग्लूकोनिक अम्ल जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज 5-फास्फेट का निर्माण करता है और प्लस CO2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हेक्सोज मोनोफास्फेट जिसकी संपूर्ण अभिक्रिया इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 ग्लूकोज या ग्लूकोज 6-फास्फेट प्लस 12 NADP प्लस 7 H2O इज इक्वल टू फ्रक्टोज 6-फास्फेट प्लस 6 CO2 प्लस 12 NADPH2। और एक NADPH2 का अणु आप लोगों को पता है जब ETS में प्रवेश करता है तो उससे 3 ATP प्राप्त होते हैं, तो 12 NADPH2 के अणु जब ETS में प्रवेश करेंगे तो उनसे 36 ATP के अणु प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से कुछ पाठों में या साथ साथ वैकल्पिक पथ के रूप में हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट भी चलता रहता है जिसके दौरान 36 ATP प्राप्त होते हैं। दूसरी अपनी क्रिया है एंटेनर ड्यूडोरोव पथ। दूसरा अपना वैकल्पिक पथ था एंटेनर ड्यूडोरोव परिपथ। इसे हम जीवाणु श्वसन भी कह सकते हैं क्योंकि ये जीवाणुओं के अंतर्गत ही होता है। दूसरी बात, एंटेनर ड्यूडोरोव नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी तो उनके नाम के आधार पर इसे एंटेनर ड्यूडोरोव परिपथ भी कहते हैं। एंटेनर ड्यूडोरोव पथ क्या है, जिस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया में विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनते हैं, पायरुविक अम्ल बनता है और पायरुविक अम्ल से उसके बाद में अपन ने जो किण्वन पढ़ा था कि पायरुविक अम्ल से किण्वन की अभिक्रिया में जो भी उत्पाद बनता है उसी के आधार पे उस किण्वन का नामकरण कर देते हैं, तो उनको अपन जीवाणुविक श्वसन भी कह सकते हैं। ठीक है, एंटेनर ड्यूडोरोव जो पथ है उसका आरेख मैंने आपको बोर्ड पे बना दिया, आप ऐसा का ऐसा इसको उतार लेंगे कॉपी में, आपकी पुस्तक में नहीं दिया हुआ है इसलिए स्क्रीनशॉट लेके आप इसको उतार सकते हैं। मैं अलग हो जाता हूं। और इसकी खोज जो है वो सबसे पहले स्यूडोमोनास नामक जीवाणु के अंतर्गत की गई थी। क्या होता है, ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज एटीपी का उपयोग करेगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, एंजाइम हेक्सोकाइनेज किसका निर्माण कर लिया, ग्लूकोज 6-फास्फेट का। ग्लूकोज 6-फास्फेट से क्या बन गया, 6-फास्फोग्लूकोनिक अम्ल। 6-फास्फोग्लूकोनिक अम्ल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 3-कीटो-3-डीऑक्सी-फास्फोग्लूकोनिक अम्ल में। और ये इसके आगे भी दो पथ हो सकते हैं, ये 3-कीटो-3-डीऑक्सी-6-फास्फोग्लूकोनिक अम्ल, 3-कीटो-3-डीऑक्सी-6-फास्फोग्लूकोनिक अम्ल जो है वो पायरुविक अम्ल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं या ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फास्फेट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। किसमें, पायरुविक अम्ल में भी और ग्लिसरेल्डिहाइड फास्फेट में भी। ये क्रिया है और इसी को अपन क्या कहते हैं, जीवाणु श्वसन या एंटेनर ड्यूडोरोव पथ। आज की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे श्वसन गुणांक, श्वसन की अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कार्य और एक टॉपिक और है, और कल अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।